शायद आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, अब सही है। ओके, तो प्रणाम। पहले तो मेरा नाम उत्सव कटारिया, मैं नेपाल से हूँ, पर मेरी जो ग्रोन अप हुई तो मैं मल्टी लैंग्वेज कल्चर में ग्रोन अप हुआ, तो इसलिए मेरे में मुस्लिम भी, बॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी सब कुछ क्या आ जाता है। अभी मैं अर्विंग टेक्सास पे हूँ। अभी यहाँ 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अभी ये 7 साल चल रहा है, 6। ओके, और मैं सखा से भी जुड़ा हूँ, मैं उनको मेरा बड़ा भाई मानता हूँ, और उनसे भी बात हुई है। सखा की पाठशाला भी ज्वाइन की थी। मेरी एक मिनट रुकना अध्यात्म भाई, मैं जरा लोकेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ इधर उधर की आवाजें ज्यादा आ रही हैं। कोई बात नहीं। तो अब ये देखता हूँ कनेक्शन स्ट्रांग हो पाएगा कि नहीं यहाँ तक। अभी कनेक्शन आपका गया। बड़े वाली नहीं है, अपनी माँ चुदाने आएंगे। आपकी अभी भी गई थी, मतलब आधी गई थी, अभी अभी आई है फिर से। अरे वो मैं वाईफाई से दूर हो गया था इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो आ रही है ना भाई? ओके। ऑडियो आ रही है, वीडियो चलो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे में अगर क्लियर आ रहा है तो वी कैन कंटिन्यू। हाँ हाँ, मेरे में परफेक्ट आ रहा है। मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और वो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, ऑडियो आ रही है। अभी? हाँ अब सही है। ओके। सो मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा बोलो या ये जिज्ञासा बोलो, ये 15 की उम्र के था, तो मैं तपोवन ओसिस संन्यास में गया था। तब से बाद बहुत उतार चढ़ाव हुए लाइफ में, और मैं एक पिन पॉइंट में आ गया जो आप आ रहे हो अभी, फ्लैट अर्थ पे। तो मैं भी एक फ्लैट अर्थर ही हूँ। और मेरे साथ अभी एक महीने से डेविड वेस्ट से बात हो गई थी हमारी, फ्लैट अर्थ ऐप के माध्यम से। और इनसे डेविड वेब। जैसे कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूके और बहुत सारे लोग थे उधर, तो उनके भी हमारी डेविड एक वेस के ग्रुप। साथ ना, सॉरी? डेविड वेस के साथ। हाँ हाँ। हम्म। तो वो ऐप में मेरे पास था ऐप, पर मैंने कभी वो पेमेंट नहीं की थी। तो अभी वो नया अपडेट आया है उधर इधर। तो आप जैसे हम फेसबुक पे कॉल करते हैं ना, तो वैसे भी हम ग्रुप चैट कर सकते हैं अभी उस ऐप पे। तो ये मेरे को जो सखा के यहाँ एक भाई थे, वो इधर ही मिजोरी में रहते हैं, उन्होंने रेकमेंड की थी कि भाई एक बार देख ले, कोई अच्छी लगी तो ठीक है। पहले मैं स्केप्टिक था फ्लैट अर्थ के बारे में टोटली, मतलब मैं अपना ही एक मैट्रिक्स में खोया हुआ था। पर जब मैंने आपकी भी वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, और मेरे जैसे लोग, जैसे आपके जैसे लोग अपनी तरीके से अपनी बातें बता रहे, पर मैंने जो देखा और मैं जो कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक ग्रुप बनाने की जो मल्टी लैंग्वेज हो। जैसे कि आप हिंदुस्तान से हो, मैं नेपाल से हूँ, पर फिर भी मैं हिंदुस्तान बोल सकता हूँ ना, हम समझ में आ सकते हो, क्योंकि हम सिस्टर कल्चर्स में हैं। बुद्धिस्ट एंड हिंदू वही सिमिलर बैकग्राउंड है। और ऐसे ही बहुत से सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, पर वो डिफरेंट कंट्री में सेपरेटेड हैं। अगर हम एक अपनी ही, जैसे बोल लो, बैकग्राउंड यूनिटी बना ले, और इंडिविजुअली लाइफ जैसे आप कर रहे हो वो आप कर लो, मैं अपना करूँगा, पर हमारी एक छोटी सी ग्रुप हो, कहीं हो, फेसबुक पे हो या ऐसे ग्रुप पे हो, जूम चैट हो, इधर हो। तो अभी क्या हो रहा है भाई, तो यूनाइटेड स्टेट का पॉलिसी चेंज हो रहा है, इधर के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, और किसी को पता नहीं 70 to 80% लैंड अब बिल गेट्स का ही हो चुका है। खाना यहाँ अब मांसाहारी चलेगा, अब शाकाहार मुश्किल होगा भाई। इवन तो मैं टोटल वेजिटेरियन नहीं हूँ, ये एक मेरी फ्यूचर, एक बोलो एजम्पशन बोलो, मैंने देख चुका हूँ।
और इसके बीच में जैसे कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, और आप हितेश साके भी जानते हो, आप तो उधर के प्रमोटर हो। और एक बात क्यों मैं जुड़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, ये बताना चाहता हूँ कि अभी नेपाल और कई सारे और कंट्रीज बिक गए हैं। अभी नेपाल अभी वो बिक गया है। अभी वो इलेक्शन होगा पर फिर श्रीलंका का जैसा माहौल होगा। पर अगर हम छोटी सी प्रयास ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्लैट अर्थ के बारे में डिफरेंट कल्चर्स में दे सकें, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा की तो वेद है भाई। मतलब अगर आप हिंदुस्तानी हो, अगर हिंदी आप अच्छी तरीके से किसी को बोल सको, और एक मैं नेपाली को खड़ा कर दूं इधर इंजीनियरी हो, अगर उस आपने उसको फ्लैट अर्थ के बारे में कुछ नॉलेज दे दी और आध्यात्मिक बारे में दे दी, और मैंने किसी और कंट्रीज को दे दी ना, हमारी एक बैकग्राउंड यूनिटी होनी शुरू हो जाएगी। अभी हम अकेले हैं, फाइनेंशियली भी हम साउंड नहीं है, मैं भी साउंड नहीं हूँ, इवन तो मेरा स्ट्रगलिंग फेज है। पर अगर हम 5-6 कंट्रियों का एक ग्रुप बना लें, तो हमारी अपनी भी फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी हो जाएगी। और अपने जो हिसाब से जो स्पिरिचुअल यात्रा है हमारी, वो एक एक काइंड लाइक कम्युनिकेशन हो जाएगा ना, दो बंदों के बीच, दो पंथियों के बीच। जैसे कि मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू से हूँ, मैं तंत्र का साधक हूँ, मैं टू बी ऑनेस्टली बोलूँ तो शायद मेरी पीछे वो भी होगा, पोस्टर भी होगा। तो वज्रयान के मैं प्रैक्टिशनर हूँ। और अगर हम एक यूनिटी से पुरानी कल्चर की जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड इसेंस थी, एक एक रूप में दे सके, जैसे आप सिक्रेटिज्म सोसाइटी मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, सो यहाँ अभी सिक्रेटिज्म सोसाइटी शुरू हो रहा है। वो इधर के मैक्सिको पे अपने संतोष बनाची को सुना, वो भी फ्लैट अर्थ ही है, वो उसने भी बहुत जोड़िया कॉन्स्टलेशंस और इनके बारे में बहुत रेवल की है। और वो अभी मैक्सिको में जाके छोटा सा आश्रम बना के उनका एक वर्चुअल एकेडमी शुरू हो गया है। जैसे आप लोग सुपीरियर सोसाइटी उधर इंडिया में खड़े कर रहे हो, वो इधर सिंक्रेटिज्म सोसाइटी खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ सखा परिवार जुड़ रहा है, इधर भी ऐसा ही हो रहा है। पर यहाँ का डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ का कोई भी बोल लो बैकग्राउंड, जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, वो चक्रा का नहीं है। 7 लेयर्स आपका शुद्धि करना वो नहीं है, वो इन लोगों को पता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये अब्राहमिक रिलीजन में बिलोंग करते हैं, अब्राहमिक थिंकिंग। तो उनमें स्टोन्स है ना, तो तार घूम के इधर रखना, वही मेटलिस्टिक, फिर से वही मेटलिस्टिक बात आ जाएगी उनको भी। पर अगर हम जैसे कि आप हैं, आप अगर उनके साथ एक बार बात भी कर लो, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग इतने तो सक्षम हो चुके होगे इंटरनेशनल एक ऑडियंस को कन्विंस कर सको। अगर हम जुट जाए ना ईस्ट और वेस्ट, तो इट विल बी द बेस्ट। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ भाई। और इंडिविजुअली एक एक जो मेरे को लगता है कि ये जागा हुआ है, मतलब मेरे को जो पर्सनली लगता है, जो उसके साथ में जुड़ रहा हूँ अभी। मौलिक साक्य से जुड़ रहा हूँ, वो मेरा भाई है, दोस्त है मेरा, कभी कभार बातें हो जाती है। मैंने उसको फ्लैट अर्थ के बारे में बताया, 1 घंटे लेक्चर हुई। उसने पहले तो ना ही बोला था। पहले तो सीधे सीधे मना ही कर दिया था। फिर 1 घंटे बाद मैंने उसको घुमा फिरा के चांद अगर ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में एक ही बार कैसे दिखता है, यूनाइटेड स्टेट्स में 3 बार कहाँ से चांद दिखता है, ऐसे करके सीधे सीधे करके करके करके, और वो इतना हो गया कि हाँ सही बात। और आपने याद किया होगा नहीं किया होगा, सखा ने भी एक बार वो सखा वेलनेस में उनके साथ बात हो रही थी, और मैं बहुत एग्रेसिव था उस पर। और मैंने क्या कहा था कि सखा को, भाई देखो, अगर फ्लैट अर्थ आगे ना निकली ना, वो कोई बंदा आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे को इतना चूतिया मत समझो भाई, कि आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ा रहे हो और आप परमात्मा की बात कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। ये तो लाइक दो नावों में 2 पैर रखना हुआ ना। आप इसको क्या बोलोगे? आपकी इस पे राय क्या है? जो जो अभी स्पिरिचुअल लोग हैं इधर, वो बिग बैंग को भी पढ़ा रहे हैं, और फादर गॉड और ये स्पिरिचुअल रोम की भी बात कर रहे हैं। इसमें कुछ जमती नहीं। इसमें आपका राय क्या है? हाँ, तो मेरा यही राय है कि भाई हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर हम सभी अभी हैं, वो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हमें जिस एग्जिस्टेंस में हम अभी हैं, मतलब पृथ्वी जिसे बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं, यानी कि प्लेन विद अ टी जंक्शन,
तो ये जो प्लेन टी है, अब हमें पहले तो पता लगना चाहिए कि ये एक प्लेन टी है। जब हमें पता लग जाता है तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि भाई मतलब स्पिरिट, जैसे स्पिरिचुअलिटी आपने बोला कि भाई स्पिरिचुअलिटी और इसमें कैसे लिंक है, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिट के साथ जो भी डीलिंग हो रही है वो सब स्पिरिचुअलिटी के अंडर में आ गई वो सारी चीजें। अब स्पिरिट के साथ क्या डीलिंग हो रही है? अब स्पिरिट के साथ ये डीलिंग हो रही है कि स्पिरिट जो है बर्थ लेती रहती है, कभी किसी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में बर्थ लेती है, कभी दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में बर्थ लेती है। तो सबसे पहले तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे हम जिस भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में हैं, भाई हम सब पृथ्वी पर हैं जिसे मृत्यु लोग बोलते हैं, तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि भाई ये 3D ऐसा गोला नहीं है, ये एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जब हमें ये पता लग जाता है तो हमें ये भी पता लग जाता है कि बाकी जो है बाकी भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस ही है। तो हमें पता लग जाता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें डायरेक्शन मतलब हमारे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाता है कि हमें अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो ये जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है ये तभी आता है स्पिरिचुअलिटी में, मतलब स्पिरिचुअलिटी यानी कि स्पिरिट को डायरेक्शन पता होना चाहिए ना किस डायरेक्शन में उसे जाना है। तो ये सेंस ऑफ डायरेक्शन तभी आता है जब हमें पता लगे कि भाई एक अपवर्ड डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि 3D इसमें इसमें तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। यहाँ तो उसमें तो मतलब अप जहाँ भी डाउन है खड़े ही हैं सब नहीं, अपवर्ड उसमें ही तो होता है। हेलोसेंट्रिक मॉडल, उसमें तो कहीं जा हाँ, ही नहीं इसमें रहे। तो मतलब इसमें तो हर जगह सब कुछ अपवर्ड ही है। ठीक है, तो इसमें अप डाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हीलियोसेंट्रिक में। लेकिन हमारे में क्या है, प्योरली फिक्स्ड है, यानी कि ये अप होगा, अप इज अप फॉर एवरीवन, डाउन इज डाउन फॉर एवरीवन। तो जब अप और डाउन का कंसेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाता है ना, तब हमें पता लगता है कि भाई जैसे ये एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही हमारा जो यूनिवर्स है वो प्लैनेट्स के फॉर्म में नहीं है, वो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है। तो ऊपर भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, नीचे भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। तो स्पिरिट को एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो वो डायरेक्शन का जो पहला पॉइंट है वो है मतलब ये पता लगना कि ये एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है, यानी कि फ्लैट है। ये एक पहली स्टेप है, मतलब खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने मतलब कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई करी है लंबे समय से, क्योंकि उनका ब्रेन ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है। अभी किसी गांव के व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता, मतलब उसे यही नहीं पता कि अर्थ जो है ऐसे ग्लोब है, उसे यही नहीं पता, उसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। उसे मतलब गांव के लोगों को पता रहता है कि भाई स्वर्ग होता है, नर्क होता है, उन्हें क्लियर होती है सारी चीजें। गांव के लोगों को क्लियर होता है कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो ब्रेन वॉश हुआ है वो किन लोगों का हुआ है? वो जितने भी हम ये स्कूल और कॉलेजेस में जितने पढ़ रहे हैं लोग। यूनिवर्सिटीज तो बोल लो, वो हाँ, यूनिवर्सिटीज में जितने रॉकफेलर्स हैं, का एजुकेशन। राइट। तो फिर इनके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, इन सभी को एजुकेट करना इस संबंध में प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में, कि हमारा जो यूनिवर्स है वो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है, ये बताना। यही रियल स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि इसी से स्पिरिट को डायरेक्शन मिलती है सही। एक में एक और प्रश्न है आपको। आपने 3D टू 5D सुना है? अभी इंडिया में बहुत चला हुआ है ये ट्रेंड, 3D टू 5D। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, सूरज घूम रहा है, वो सोलर सिस्टम में वो सूरज ट्रांसेंड कर रहा है। तो आप लोग ये वाला स्यूडो स्पिरिचुअलिटी को क्या कहोगे? क्योंकि ये थोड़ा भटकाने वाला होगा ना, क्योंकि वो लोग क्या कह देंगे कि आपका सूरज से लिंक है और सूरज इवॉल्व हो रहा है और सूरज में कुछ बदलाव आ रहा है, इसलिए आपको भी बदलाव होगा। मतलब यही लिंकअप कर लेंगे वो लोग। मतलब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई उन्होंने बात करी है 5D की, अभी आप 3D में हो और आप बात कर रहे हो 5D की, मतलब आपको 4D का भी कोई आइडिया नहीं है और आप सीधे छलांग मार के 5D पहुंच गए। तो मतलब वही सबसे वही। पहले तो आप मतलब 5D की मतलब उन्हें अगर फ्लैट अर्थ के बारे में नहीं पता, यस। तो इसका मतलब उन्हें 3D की रियलिटी भी नहीं पता, नहीं पता। क्योंकि जो फ्लैट अर्थ है 3D में ही है, थ्री हाँ। डायमेंशन में ही है फ्लैट अर्थ। ठीक है, आपको 3D की तो रियलिटी पता नहीं है, आप बात कर रहे हो 5D की रियलिटी की। तो मतलब ये मजाक है, मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, यही कह सकता हूँ मैं। वो कॉमेडी सर्कस चला रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। आप आपकी और मेरी बात बनेगी भाई। ये कभी कभी अगर मिलेगी ना खुदा की वो, तो चाय पियेंगे दोनों मिलके। और तीसरी बात एक है, जैसे अब हमारी बोल लो चाय, इंडिया और नेपाल। चाय नहीं, चाय की जगह हम जूस पी सकते हैं, हाँ कोई कोई भी नहीं। मतलब हाँ। नेचुरल फ्रूट, राइट। कोई कोई बात नहीं, मैं आप चूज कर लो। आप थोड़े योगी टाइप के हो, नहीं तो मैं बोला शराब पिलाता या सुट्टा मार लेता। तो आप थोड़े योगी टाइप के हो, इसलिए वो नहीं बोला। हेलो।
ओके, फिर आ गया। हेलो, नहीं आपका आपका आवाज नहीं आ आवाज आ रही रही है, थी। आवाज आ हाँ, रही है, अब आवाज आ आ रही रही है मुझे। अब आ रही ओके। ठीक है। सो मेरा ये थर्ड मतलब फोर्थ होगा। जैसे कि इंडिया और नेपाल हम सिस्टर कंट्रीज हैं, और अभी सेग्रीगेशन के नाम पे चल रहा है भाई। नेपाल इतना छोटा कंट्री को भी इन लोगों ने स्टेट के नाम पे थी। आपको तो मालूम में होगा, 7 कंट्री थी, 8 या 9 कंट्रीज थे, मालदीव, भूटान करके। तो उन्होंने जब मोदी जी आए आपके, तो उन्होंने वो खारिज कर दी, उनकी तो सार्क अब होगी नहीं। और जो ये नेटो का हो रहा है, जो नेटो का एक्सपांशन, अब आपको पता हो कि ना हो, एमसीसी एक प्रोजेक्ट था जो श्रीलंका ने रिजेक्ट कर ली थी, तो वो नेपाल को गया था। नेपाल ने वो एक्सेप्ट कर लिया अभी। तो 500 मिलियन और 500 बिलियन वो नेपाल को राहत के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जल्दी ही मेरे को ये लगता है कि कुछ इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन होने वाली है, इंडिया और नेपाल दोनों करके, वो होगी ही। और उसमें कोई भी स्पिरिचुअल साइड या इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होने वाला। यहाँ गुलामी ही चलेगी। वो कैसे चलेगी, वो डिफरेंट होगी बात। अब वो फाइनेंशियली होगी कि आपको काम के लिए होगी या रेंट के अब पता नहीं वो कैसी होगी, अब वो मेरे को पता नहीं। आपको वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म में अभी डेंगू और वो स्टेरिलाइजेशन की बारे में बात हो रही थी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो स्टेरिलाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म? इसके बारे में मतलब थोड़ा क्लियर करें, आप क्या एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारी एक कल्चर है, इंडिया नेपाल हिंदुस्तान की एक रिचुअल जैसी कल्चर है, बुद्धिस्ट और हिंदू बोल दो, एक इंडो हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर। अगर यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुआ तो वो लोग हिंदू और बुद्धिस्ट को तो निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि अगर मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति कभी किसी का गुलाम नहीं होगा। कोई भी अगर सच्चा मंक हो या कोई बुद्धिस्ट टुपा में भी जा रहा हो, अगर नेपाल में भी आप देखें, सच्चा शेरपा या कोई क्षत्रिय कभी नेपाली वो गुलाम नहीं होगा, वो गोरखा ही होगा वो। जैसे कि इसीलिए ब्रिटेन उनको गुलाम नहीं बना पाया नेपाल को। पर जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे आपने बोला, जो किसानी नहीं होगा, जो अभी अभी डेवलप हो रहे हैं, उनके लिए तो ये पैसे का मौका होगा। जूइश सिस्टम हो जाएगा फिर, जूइश का इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन। तो उससे कैसे बचा जाए? जैसे कि आप कॉलेज तो जाना पड़ेगा अभी, स्कूल तो जाना पड़ेगा, अगर चाहे ना चाहे वो जाना ही पड़ेगा, वो रूल ही बना देंगे ऐसा। तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ग्लोबलाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पहले से ही चल रहा है। तो अभी नया क्या होगा, मतलब वो तो चल ही रहा है डायरेक्टली, वो तो मतलब पिछले चालीस नहीं पचास नहीं साल नहीं, से चालू आप हो। समझे नहीं, आप समझे नहीं। मैं वो ग्लोबलाइजेशन एज उसकी तरह नहीं बात कर रहा। मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी नेपाल और इंडिया में इंडिविजुअलिटी है, उधर फ्रेंचाइज बिजनेस सीधे सीधे नहीं पहुंचा, राइट? मतलब इतना ब्रॉड स्केल में नहीं पहुंचा जैसे यूरोप और अमेरिका में। यहाँ जैसा है गुलामी, है रोबोटिक्स जैसा। मैं यहाँ जो देखता हूँ, मेरे लिए बॉट्स हैं सब। मेरे अपने यहाँ यहाँ रहते हैं दोस्त 3 4, वो मेरे लिए बॉट्स हैं। मतलब उनकी अगर पर्सनैलिटी से देख लो, तो काम से देख लो या एजुकेशन से देख लो, वो बॉट्स ही हैं। उन्होंने पढ़ा है, रूल्स एंड रेगुलेशन वही फॉलो करते, फिनिश। पर अभी भी इंडिया और नेपाल पे ऐसा नहीं हुआ कि इंडिविजुअलिटी खो गई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि स्कूल जाओ या ना जाओ, वो पढ़ेगा नहीं। समझ समझ लो बात। पर अमेरिका में अगर मैं देखूं, मैं इधर का यूनिवर्सिटी गया हूं, मैं 2 3 यूनिवर्सिटी चेंज की है मैंने, तो यहाँ का बंदा जाएगा ही जाएगा एज अ बॉट। समझ लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि काम के लिए हो, स्कूल के लिए हो, या दुकानदारी के लिए हो, या फैमिली के लिए हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, जैसे आप भी तो फैमिली साथ रहते हो, आप बॉस तो नहीं हो ना। आप अपनी अपनी एक क्या बोलते हो तो इंडिविजुअलिटी है आपकी। अभी मेरी इतनी नहीं है, अभी मेरी सेमी है इंडिविजुअलिटी, क्योंकि मैं भी इस सिस्टम पे बधा हुआ हूँ अभी। मैं ये नहीं कहूंगा मैं मुक्त हो गया, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि यहाँ का, आपको अगर खाना खाना और रहना हो, आपको सिस्टम में होना ही होगा। समझो बात। जैसे कि मैं यहाँ हूँ,
मैं यहाँ होने के लिए मेरा एक स्टेटस है। अभी इंडिया में आप रहने के लिए आपको स्टेटस की जरूरत, आपको एक घर की जरूरत है। समझ लो बात। नेपाल में रहने के लिए आपको एक घर की जरूरत है, आप रह सकते हो उधर। पर यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, यूके और साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है, अगर आप इधर रह रहे हो, आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर होगी और उसके थ्रू आपका स्टेटस होगा। स्टेटस का मतलब आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप यहाँ के सिटीजन हो, आप यहाँ वर्किंग वीजा पे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ हो, और वो डिजिटलाइज फॉर्म में हो या किसी ना किसी फॉर्म में, शायद वो लेटर के ही फॉर्म में हो और वो कॉलेज के ही थ्रू में हो, आपको वहाँ होना पड़ेगा। मेरे को भी स्टेटस अभी बचानी पड़ेगी। ये हमारी एक बोल लो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए। समझ लो बात। अभी इंडिया और नेपाल में मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। ये मेरे को मालूम है, क्योंकि वहां रह लो, आप पता, आप समझ गए ना बात मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, मतलब आप, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है मस्त मस्त। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप वहाँ अगर स्टूडेंट बन के गए हैं, यानी कि हम्म। स्टूडेंट वीजा पे गए हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में अटेंडेंस मतलब देनी पड़ेगी पूरी। यस ऐसा नहीं यस हो यस सकता, ऐसा यस। नहीं हो सकता आप जो है मतलब वहाँ पे स्टूडेंट वीजा पर गए हैं और वहाँ पे आप कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे या स्कूल अटेंड नहीं कर रहे, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? यस यस। आपको अगर किसी वीजा पे चले जाओ ना, उसकी हम्म क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी। आप अगर मैं स्कूल भी ना जाऊं, मेरे को पैसा भरना पड़ेगा। समझ लो बात। हम्म। तो ये एक अगर आप डायरेक्ट देख लो तो ये बड़ी इतनी नहीं है, क्योंकि आप इधर पढ़ने के लिए आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। पर अगर आप इनडायरेक्टली रूप पे देखें, अगर आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के रूप पे देखें, तो ये ऐसा है कि आप और कंट्री में, लाइक यू आर पेइंग रेंट टू गो देयर। पृथ्वी हम्म में इधर से उधर जाने के लिए आप पे कर रहे हो, हम्म। जस्ट टू स्टे देयर। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे अगर हम जैसे वहाँ पे नॉर्मली, जैसे अगर आपको वहाँ पे कुछ और करना है, हम्म। लाइक आपको वहाँ पे कुछ और करना है, तो आप उसी मकसद से जाइए ना। जैसे मतलब वहाँ सिटीजनशिप ले लीजिए, मतलब सिटीजन्स के लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि उन्हें यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है या फिर कोई नहीं, काम वो करना है। बहुत जरूरी है। वो अगर आपको वो करनी है तो आपको किधर शादी करना पड़ेगा, लॉयर जाना पड़ेगा, वो डिफरेंट प्रोसीजर है भाई। मैं अगर सिटीजन है तो वो डिफरेंट बात हो गई ना। सिटीजन तो यहाँ का ही है, रहने वाला हो गया वो तो, वो बंदा तो डिफरेंट हो गया। मैं हम्म एज अ कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आप आ गए और आपने यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजन ले ली, तो आप हिंदुस्तानी नहीं कहलाओगे ना। आप तो यहीं के हम्म हो गए ना। टेक्निकली आप हम्म। तो यहीं के हो गए। हाँ, पर तो अभी उससे हाँ अभी मतलब। मैं यहाँ का नहीं हूँ। और हम्म ऐसे ऐसे मान लो मेरे को नेपाल का ही सिटीजन चाहिए, पर मैं काम और मेरी यूनिवर्सिटी दक्षता तो मैं जहाँ भी काम कर सकता हूँ, राइट। आज की जो सभ्यता है या आज के टाइम पे अगर आप सक्षम हो, आपके पास जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो कंपनी के आगे या कहीं भी कुछ करना हो, तो आप जा सकते हो, राइट। ये होनी चाहिए ना। इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पर वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी स्टेटस घुसा रहे हैं। पहले 20 ईयर्स अगो ये नहीं था। आप करो ना करो किसी को परवाह नहीं थी। हम्म इसीलिए वो स्कम ने कहा था, आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, मैंने तो पूरा वीडियो देखा था उनका, तो उन्होंने कहा था वी आर गोना मोनिटाइज पीपल। हम्म। अब समझ लो अच्छा, बात। मुझे मुझे मतलब इसमें ये समझना है, मुझे ये समझना है कि भाई जैसे स्टेटस जो है वो तो मतलब व्यक्तिगत चीज है ना। जैसे अगर आप मान के चलो स्टेटस में ना बनाए, आप अपना स्टेटस वहां पे ना बनाए, हाँ। ठीक है, आप नॉर्मली जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में रहे वहां पे, तो मतलब क्या होगा, मतलब आपकी इज्जत ही तो डाउन होगी वैसे, और इसके अलावा नहीं कोई नहीं प्लस नहीं पॉइंट? नहीं, समझ नहीं रहे। ओके ओके, मैं छोटी सी वो करता हूँ। जैसे अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स में ही जन्मा है या यूनाइटेड स्टेट्स में ही पला बड़ा है, तो उनको हम्म टेंशन नहीं है, उनको कुछ उसके टेंशन खोल लो। पर जो भी बंदा किसी और कंट्री से आया हुआ है, हम्म उसको यूनाइटेड स्टेट या इस गवर्नमेंट को ये दिखानी पड़ेगी, जब तक वो यहाँ रह रहा है,
कि वो क्या कर रहा है और कहाँ रह रहा है, और उनका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है हमेशा। वो जिसको भी जो भी आओ, अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर ना हो तो ना ही आप काम कर सकते हो, ना ही आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बना सकते हो, ना ही आप किसी ट्रैवल का कंपनी को रेंट कर सकते हो कार। आप कुछ भी नहीं कर सकते आपके नाम पे। हाँ, आपके कोई दोस्त है वो कर सकता है, उनके नाम पे कर सकता है। और सेकेंडली बात क्या है कि वो स्टेटस और एसएसएन जो आपका नाम है वो लिंकअप होता है, इनका सब स्टेटों में उनका नाम लिंकअप है। तो अगर आपको वो नंबर पुट इन करे और आपने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं किया होगा तो आप डिपोर्ट, यू कांट कम बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 10 years। ये हाँ, तो इसमें आप जैसे आपको मुझे जानना है कि इसमें क्या समस्या है, फिर इसमें मतलब ये दिक्कत अभी क्या है? इंडिया और नेपाल में भी आ रहा है, यही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, मैं तो वो यही तो बता रहा हूँ, यही प्रेशर नियम आ बढ़ेगा ही। रहा है उधर भी। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है ये तो बढ़ेगा ही समय के साथ। अच्छा, ओके। मतलब पब्लिक के ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा ही जब तक ओके। पब्लिक सुधरेगी नहीं। वो अलग अलग प्रकार से, या तो मतलब ये लोग कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे ये इन्होंने ये सब मतलब सूजा वगैरह ठुकवाने के लिए बोला, उसके बाद ये प्रेशर बनाया। अलग अलग प्रकार से जो सरकार के द्वारा जो प्रेशर जनरेट किया जाएगा पब्लिक के ऊपर, वो तो बढ़ेगा ही समय के साथ। वो तो क्लियर है, वो तो अलग ओके। अलग हर प्रकार से बढ़ेगा ही। और उसी के साथ नेचर के द्वारा भी जो प्रेशर जनरेट किया जाएगा वो भी बढ़ेगा। जब तक मतलब हम जितने भी यहाँ पे लोग हम लोग रह रहे हैं मृत्यु लोग के ऊपर, वो मतलब सही डायरेक्शन नहीं पकड़ेंगे, तब तक तो हर प्रकार से प्रेशर बढ़ेगा ही पब्लिक के ऊपर। ये तो मतलब क्लियर बात है, इसमें इसमें कोई यस। दिक्कत नहीं है। मतलब वो प्रेशर इसीलिए, उसका मकसद ये है कि भाई आप सही डायरेक्शन पे आ जाओ। मतलब हालांकि वो जो गवर्नमेंट जो कर रही है उनका मकसद ये नहीं है, लेकिन उनका प्लान भी इवेंचुअली जो है हायर प्लान यानी कि डिवाइन के प्लान में फिटअप हो जाता है। जब एक ओके। इंडिविजुअल पे प्रेशर प्रेशर पड़ता है, चाहे कैसे भी पड़े, तो वो हम्म। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इसी सिस्टम में मुझे आगे बढ़ना है, इसी सिस्टम में आगे जाना है, या फिर सिस्टम से स्टेप आउट लेना है। मतलब उसे सही। उस पर ये बार बार प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जैसे वो सिस्टम में आगे चलता चला जाएगा तो उस पर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो उस सिस्टम में मतलब वो यात्रा जब अपनी आगे रखेगा तो उस पर बार बार प्रेशर पड़ रहा है, सिस्टम ही उस पर अलग अलग प्रकार से प्रेशर डालेगा। कभी ये बनाएगा, कभी ये कंपलसरी करेगा, कभी वो कंपलसरी करेगा। तो अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल पे बार बार ये ऑप्शन आएगा, उसे बार बार ये ऑप्शन आएगा कि भाई मुझे सिस्टम का ही पार्ट रहना है या मुझे सिस्टम से स्टेप आउट कर जाना है। ये उसे डिसीजन लेना पड़ेगा, इतने ज्यादा सो एट प्रेशर। द एंड ऑफ चीजें आप कहना चाहते हैं कि वो इंडिविजुअली होगा, जैसे वो प्रकृति का नियम होता है ना, लाइक लाइक रेगुलर, वो वैसा ही होगा फिर डिवाइन प्लान के साथ ही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मतलब कोई भी जो डिसीजन लिया गया है, जो कुछ भी हो रहा है, जो सिचुएशन अगर मान के चलो दी भी जा रही है पब्लिक को, तो जो भी सिचुएशन है वो एक इंडिविजुअल की तरह ही तो फेस करेगा हर व्यक्ति। मतलब हम्म। वो सिचुएशन भले ही से मतलब पूरे सरकार का भी आदेश आ गया, तो हर एक जो व्यक्ति है वो एक इंडिविजुअल की तरह ही तो फेस करेगा उसको। सबसे पहले तो उसे डिसीजन तो एज एन इंडिविजुअली लेना पड़ेगा ना, कि मुझे हाँ। मतलब करना क्या है। मतलब बाद में वो किसी ग्रुप में सम्मिलित हो जाए वो एक अलग बात है, कि भाई हम एक जैसे विचारधारा के लोग हैं, अब हम अपनी कम्युनिटी बना के रहेंगे, वो एक हम्म। अलग बात होगी। लेकिन सबसे पहला जो प्रथम स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप क्या है उसकी, कि हमें एज एन इंडिविजुअल डिसाइड करना है कि हमें क्या सिस्टम का पार्ट रहना है, या फिर सिस्टम से स्टेप आउट करके अपनी पैरेलल रियलिटी में जीना है, या पैरेलल कम्युनिटी में जीना है। सही बात, सही बात। आप 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 अपनी अपनी एक विचारधारा अगर आप रखें तो आपको आपको क्या कहना ठीक लगेगा एज अ स्पिरिचुअल? आप अपने को योगी कहोगे या भक्त के श्रेणी में आओगे, या क्या कहोगे अपने आप को? एज अ सीकर ही बोलोगे तो फिर एज अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मतलब जैसे ये जितने भी वर्ड हैं, मतलब हम्म। जितने भी वर्ड हैं, जैसे योगी है, हम्म। भक्त है, स्पिरिचुअलिटी है, असल में हमें सबसे पहले तो इन सब सभी वर्ड्स की जो है एक्चुअल मतलब पता होना चाहिए। हम्म। मतलब उनका अगर हमें वास्तविक मतलब पता लग जाता है इन सारे वर्ड्स का, तब हमें पता लगता है कि ये सब अलग अलग चीजें नहीं है। हम्म। मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो अलग अलग डायमेंशन, मतलब वो उसके सभी आए लाइफ जो है एज अ होल कंप्लीट है। उसमें एवरीथिंग मिंगल्ड है, मतलब सब कुछ मर्ज है ऑलरेडी। एज अ हम्म। कंप्लीट फ्लावर की तरह वो ग्रो होती है हर साइड से, हर डायमेंशन से।
उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। उसमें आपको भक्ति भी करनी पड़ेगी, हायर एंड डिवाइन की। उसमें आपको योग का मतलब कनेक्शन, यानी कि योग का मतलब जुड़ना, आपको जुड़ना भी पड़ेगा राइट चीजों से। स्पिरिचुअलिटी, यानी कि हम सब स्पिरिट्स हैं ही, ठीक है, तो वो स्पिरिचुअलिटी भी आपको, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी भी उसके अंडर आ गई। तो वो सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। कोई कोई मतलब एक चीज, मैं अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं कोई एक कुछ एक हूँ, क्योंकि लाइफ एज अ होल मतलब पूरी वो एक कोहेरेंट चीज है, एज अ कोहेरेंट थिंग है वो। सही बात, सही बात। जैसे कि आपने आपने जब स्टार्ट किया था, जब आप फ्लैट अर्थ या एसी की बात कर रहे थे या करने वाले थे, तो पहला जो आपको लड़ना पड़ा, जो अपने पेरेंट्स होगा या आपका दोस्त होगे या अपनी जो सराउंडिंग के साथ अपनी जूझना तो पड़ा होगा ना? क्योंकि मैं अभी वही फेज पे बीच में हूँ अभी। क्योंकि मेरे यहाँ क्या है कि अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ, पर मैं सच में कहूँ तो मैं मुर्गों की देश में हूँ, यहाँ मुर्दों की देश में हूँ। मतलब यहाँ कोई जीवित इंसान को देखना, वो मतलब जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, बहुत बार मैंने आपको ट्राई किया आपके साथ कांटेक्ट करने की, बात कुछ मिली नहीं, हमारी कुछ कनेक्शन हुई नहीं। और पिछले 1 महीनों से मैंने कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया। मतलब मैंने जो भी करना चाहा था वो मैंने बोला कि भाई छोड़ दे अब जो होना था हो जाएगा। अगर किसी से बात होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी है तो नहीं हो जाएगी। और आप मेरे पहले दोस्त बनो या ऐसे स्पिरिचुअल पैरेलल यूनिवर्स के, जो आपकी जो शैली है ना, और आप जो पहनते हो, कितनी बार मैं भी वही पहनता हूँ। मैंने भी 1-2 वीडियो वैसे ही बनाए, और वो इंस्टाग्राम पे हुआ है, मैं वो डिलीट हो चुका है पहले, क्योंकि उसके उनके बारे में ये कोइंसिडेंस होती हैं दो, जैसे कि साधक बोल लो या वही जर्नी करने वाले बोल लो या लाइक माइंडेड पीपल, इसको आप क्या कहोगे? जैसे कि बहुत से मेरे सिमिलर एक्सपीरियंस हुए हैं कि वो भी वही कर रहा है, वही बोल रहा है जो मेरे को हुआ था। समझ रहे हो बात? या वैसा ही कुछ वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं भी समझ सकता हूँ कि भाई हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ, हाँ, ये बात सही बात है, ये 100% सही कहा इसने। हम्म। इसको क्या कहोगे आप? हम्म। तो इसको मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि भाई मतलब जैसे ऑन अ कलेक्टिव लेवल, अब हम कलेक्टिव लेवल पे, मास लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे क्या है कि जिस स्ट्रक्चर के हम अंदर हम सभी हैं, मतलब हम सारे बीइंग्स हैं, और हम सभी बीइंग्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हैं, ठीक है। अभी उस स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स हैं, यानी कि वो उस स्ट्रक्चर का कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्लूप्रिंट है, जिस ब्लूप्रिंट के आधार पे वो स्ट्रक्चर काम कर रहा है। कुछ हम्म, नियम के आधार पे, कुछ लॉज के आधार पे वो स्ट्रक्चर काम कर रहा है। हम्म, और उन लॉज को मेंटेन रखने के लिए देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जीज, कुछ हम्म, विशेष प्रकार की एनर्जीज है जिन्हें हम बोलते हैं ग्रह, जिसे हम हम्म, वैदिक ज्योतिष में बोलते हैं ग्रह। तो उनका उन उन सारी एनर्जीज का काम ये होता है कि मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ सरकमस्टेंस क्रिएट कर देना हम्म, इस स्ट्रक्चर के अंदर, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सरकमस्टेंस या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, ठीक है। तो जब उस प्रकार का जब वातावरण क्रिएट हो जाता है हमारे सराउंडिंग में, तो अब इंडिविजुअल पे आ जाता है कि उस वातावरण के अनुसार उसको कैसे बिहेव करना है। यानी कि वो जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग आपको एक प्रकार से पुश करता है, आपके अंदर थॉट्स इम्पार्ट करता है। उसके बाद जो भी जैसे ट्रुथ सीकर्स हैं, तो हम्म, उनके उनमें सब में इंट्यूशन आ गया कि भाई अच्छा क्या सही है क्या गलत है। अब हम्म, उसके बाद जब हम एक्ट करते हैं उस इंट्यूशन के बेस्ड पे, हम्म, तब हमें दिखता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मतलब कुछ सत्य की राह पर चलना चाहते हैं। तो वो जब सभी लोग मतलब उस इंट्यूशन के कारण सभी लोग लगभग लगभग आपको लगता है कि हाँ भाई ट्रुथ सीकर्स जो हैं एक जैसी बातें कर रहे हैं किसी हम्म, पर्टिकुलर टॉपिक पे। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे इंडिविजुअल एक ही लेवल पर हैं। देयर इज हम्म, ऑलवेज अ लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ बीइंग्स इन दिस मल्टीवर्स। हम्म, लेकिन क्योंकि वो जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी एनर्जीज हैं, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया उन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए हमें लगता है कि भाई, और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जब वो पुश करते हैं अलग मतलब बिहेव करने के लिए, तो जो मतलब कुछ ऑनेस्ट बीइंग्स होते हैं, तो वो उसी मतलब जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव करते हैं। तो हमें दिखता है कि हाँ भाई ये जो है सिमिलर टाइप से बिहेव कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ओके। है।
तो आपके लिए जैसे कि बोलो, मैं अभी रिसर्च अभी कर रहा हूँ, मेरा भी जैसे आपने बुक निकाला, तो मैं एक कंपाइल कर रहा था मैं भी अपना, तो मैं आपका बुक भी पढ़ूंगा, डोंट वरी। मैं अभी अभी नहीं पढ़ सकता आपका, क्योंकि आपका वो इंटरनेशनल नहीं हुआ होगा, पर मेरे को पढ़ना है वो बुक, किसी दिन वो भी आएगा। जैसे कि हम लोगों को जो जो फ्लैट अर्थ हैं, जो हम यहाँ के यहाँ दो हैं, अमेरिका में दो हैं, एक बाइबल पढ़ के फ्लैट अर्थ हुए, उनको साइंटिफिक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, वो सीधे सीधे बोले गॉड इज ग्रेट, हम फ्लैट हैं। और एक जैसे कि आप और हम जैसे हुए, जो थोड़े बहुत वैज्ञानिक बुद्धि रख लो या मॉडर्न साइंस के थ्रू एक बार चश्मा पहन के देखना चाहते हैं रियलिटी को। तो आपको क्या लगता है कि अंटार्कटिका आइस वॉल जब 2045 में एंड होगा, मतलब 45 या 46 पर तक एंड हो जाएगा, तो क्या हम एज इंडिविजुअल और आइलैंड में जाएंगे, या उसके ये क्या बोलते हैं उसको, डोम डोम सॉरी, एक डोम है, और क्या ये इधर एक डोम है, या अदर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे हमारे विष्णु पुराण और किसी गरुड़ पुराण में मैंने पढ़ा था कि उधर क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड, महाद्वीप महाद्वीप हैं, और महाद्वीप हैं इधर, ये 7 महाद्वीपों के बाद भी। तो आपके पर्सनल ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ और भी द्वीप हैं, और भी सिविलाइजेशन है, या नहीं हम एक डोम के अंदर हैं? हाँ, तो मतलब डोम का मतलब क्या है, पहला मैं समझना पड़ेगा डोम का मतलब क्या है। हम्म डोम तो मतलब एक बाउंड्री है, हम्म मतलब ये जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है और जो इसके ऊपर वाला प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसके हम्म बीच की जो बाउंड्री है उसे बोला जाता है डोम। हम्म जिस बाउंड्री को क्रॉस करके हम एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से नहीं जा सकते दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में। हम्म अब वो एक प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है। ओके। डोम क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है जिसको क्रॉस करके हम फिजिकल बींग्स, जिनके पास मतलब ये पंच महाभूतों का शरीर है, इस हम्म शरीर को लेके वो उस दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में नहीं जा सकते। उस बाउंड्री का नाम है डोम। तो ओह। जब आप वो बात कर रहे हो कि बाइबल के अंदर डोम का जिक्र है, हम्म तो मतलब वो सही है ना, मतलब उसमें क्या दिक्कत है, डोम उन्होंने उस बाउंड्री को डोम बोल दिया, लेकिन उनको उसके आगे का नहीं पता कि भाई उसके आगे क्या हाँ, चीज है। मतलब हो सकता है वो हेवन बोलते हो, लेकिन उसके आगे का नहीं पता। लेकिन नहीं वो हमारे तो, वैदिक के अंदर तो क्लियर है कि हाँ, 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। यस, हमारे ऊपर 7 है, नीचे 7 है, पाताल हाँ हाँ, ये भूताल, तो, वो वही हाँ वाला हाँ, राइट। मामला। तो ये तो हमारे वैदिक के अंदर क्लियर है बिल्कुल। तो हम्म फिर मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उनका जो पार्ट है बाइबल के अंदर वो बहुत छोटा सा दे रखा है। हम्म दैट इज अ सबसेट ऑफ द होल सेट ऑफ वैदिक आइडियोलॉजी, वैदिक सिद्धांत। ओके, तो आप बोल सकते हो कि एक समराइजेशन है, जैसे कि बोल लो उसको, गाइडलाइंस। हाँ, मतलब उस वैदिक में से एक पार्ट निकाल के उन्होंने बाइबल में डाल दिया है। हाँ, ओके, ये परफेक्ट मेक सेंस करता है, अब परफेक्ट मेक हाँ सेंस करता है, हाँ क्योंकि हाँ हाँ अगर ऐसे देख ले तो वो भी एक हम्म, वॉल्यूम हो गया ना, बाइबल का भी हाँ, वॉल्यूम से, हाँ, मतलब तो हमारा उसके, वैदिक कॉस्मोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है, उसमें काफी वास्ट चीज है, अब उसका छोटा सा हिस्सा निकाल के उन्होंने खाली उसमें डाल दिया, ये है बस। हाँ। तो इसमें ही वैदिक में मेरा ये एक दोस्त का जैसा प्रश्न है, ओके। ये हम्म ये मैं थोड़ा कुछ जानने की नहीं, एक दोस्त की तरह मैं आपको पूछना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ था, जब मैं सखा को मिला नहीं हूँ अभी तक, मैं सखा को मिला नहीं हूँ, पर वीडियो कॉल, मैंने पहले वीडियो के पहले से मैं, क्योंकि बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, नेपाल में बुद्ध बहुत प्रचलित है, तो उनका एक वज्रयाना प्रचलित था, तो उनके हम्म आगे का मैं कर रहा था। तो उसमें हम्म एक जातक कथा में क्या है कि हम्म उन्होंने बोला था कि जब भी वह मैं नेक्स्ट बार आऊंगा, आनंद ने जब पूछा था कि तू नेक्स्ट बार आएंगे तो आप कैसे आएंगे, तो उन्होंने बोला था कि मैं मित्र के रूप में आऊंगा, मैत्रिया के रूप में आऊंगा। तो हम्म ओशो को भी एक बार सिमिलर एक क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी बुद्ध वापस नहीं आता, कोई भी अगर कोई किसी समाधि के ऊपर पहुंच गया हो तो वापस नहीं आता, पर जो हम्म बुद्धाहुड है, मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो अभी नहीं होगी, इस युग में गुरु शिष्य परंपरा अब टिकेगी नहीं, मतलब जो जिस तरीके से पहले वैदिक संस्कृति में टिकी थी। तो एक मैत्रीगत संबंध होगा, मैत्रिया मतलब एक कंपैशनेट और फ्रेंडशिप का माहौल, कोई भी अगर आप गुरु शिष्य करें, जैसे कि मैं आपके साथ अभी गुरु, एक तरीके से थोड़ा गुरु ही मान रहा हूँ आपको, क्योंकि आपसे कुछ सीख रहा हूँ, पर एक दोस्त हम्म के यहाँ सीख रहा हूँ, मतलब दोस्ती के हम्म एक मैत्रीय पूरा माहौल से सीख रहा हूँ। हम्म तो मैंने एक बार कल की पुराण
पढ़ी थी, मतलब पुराण पढ़ी, मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन की थी। तो उसमें एक डेट मेरा ही बर्थडे निकल गया था, तिथि पे मेरा ही गया था। मैंने सखा को पूछा नहीं था, पर उन्होंने थोड़ा और उत्तर दिया था। मैंने यूट्यूब पे डाला है, अगर आप देखना चाहो तो। उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ वही हुआ था जिसमें कल की पुराण में बताया गया था, द्वादशी तिथि और ये की बात। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अब ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार, जैसे कि मेरे को डेजा वू हुई है, कितनी बार मेरे को एक पास्ट लाइफ बोलो, एक रिग्रेशन जैसा हुआ कि मैं यहाँ पहले भी आया था, मतलब ये मेरी पहली बार नहीं है। और आपको भी देख के मैं पहली वीडियो में ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार आपसे नहीं मिल रहा, मेरी पहली बार इस बंदे को मैंने पहली बार नहीं देखा। जैसे कि मैं अभी कंफर्टेबल सी बात कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं लग रहा कि मैं कोई नया मनुष्य से बात कर रहा हूँ। मेरे को यही लग रहा है कि भाई इसको मैं जानता हूँ, पर अभी भूल रहा हूँ, मेरे को ये याद नहीं आ रहा। समझ रहे बात? सखा को मैं बड़ा भाई इसलिए बोलता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं मेरी पिछले जन्मों में या किसी कहीं होगी जो मैं छोटा ही था उनसे, और मैं उनको क्लिक गया। तो आप इस रिलेशनशिप को कैसे बताना चाहोगे? कोई भी साधक हो, कोई भी ऐसा हो, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको मैं पहला मिल चुका हूँ, लाइक इसको मैं पहचानता हूँ। ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता मेरे से, सिर्फ 2 या मैं 5 लोग हैं, अभी 5 ही है मेरे, जो जैसा लगता है कि हाँ, इसको जो बोल लूँ ना, मैं जो बोल लूँ ये समझ जाएगा। तो इसमें जो पहली चीज है आपने बात करी कि भाई मित्र और गुरु, इनके साथ मतलब कैसे ये कॉम्बिनेशन कैसे चलता है, मित्र प्लस गुरु का कॉम्बिनेशन कैसे चलता है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि भाई जैसे ये एक मेरे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव प्रशांत त्रिवेदी जी, वो इसको ऐसे समझाते हैं कि भाई ये जो रिलेशन है आपको समझना पड़ेगा लक्ष्मी और नारायण के संदर्भ में। मतलब लक्ष्मी और एक मिनट, नारायण एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, सॉरी सॉरी। हाँ, तो लक्ष्मी और नारायण का जो रिलेशन है आपस में, वो कैसा रिलेशन है, वो कैसा डीलिंग है, वो हमें समझना पड़ेगा। वो ऐसा है कि भाई वो दैट इज मित्र एज वेल एज रेस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम। मतलब मित्रवत भी व्यवहार है उनके साथ, मतलब लक्ष्मी का नारायण के साथ मित्रवत भी व्यवहार है और फुल रेस्पेक्ट भी है एट द सेम टाइम। किसी के साथ भी, दोनों में से किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो रियल जो व्यवहार, रियल जो बिहेवियर हमें करना चाहिए गुरु के साथ, वो ऐसा ही होता है। मतलब वो रेस्पेक्टफुल भी होना चाहिए हर समय, और हर समय मतलब उसमें ऐसा भी कम, क्योंकि मित्रता का जो व्यवहार है वो बनाता है कंफर्ट को। तो दैट शुड बी कंफर्टेबल एज वेल एज रेस्पेक्टफुल। सही बात। और उसके क्योंकि लिए हमें हमेशा अवेयर। इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई पर्सनल गुरु नहीं है। मैंने किसी को भी ऐसा, मेरी दुर्भाग्य बोलो या सौभाग्य बोलो दोनों, मेरे कोई भी ऐसे मिला नहीं मेरे को लाइफ में कि मैं गुरु बना लूं या उधर बैठ लूं। टाइम ही नहीं मिला या सिचुएशन ऐसी मिली नहीं। मेरी जो भी सेल्फ इंक्वायरी थी जो मैंने अपने आप की थी, अभी तक सखा को भी मैंने पहली बार फोन की थी उन्होंने, तो मैंने उनको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछना चाहा था, उन्होंने अवॉइड की थी, टोटली अवॉइड ही कर ली उन्होंने मतलब वो नासा की सैटेलाइट बोलो, उन्होंने कुछ फूल वगैरह करके घुमा ही दिया था पूरा मामला सखा की पाठशाला में। और इसलिए आपको क्यों पूछा, क्योंकि आप मेरे ही उम्र के हैं, मतलब आप मेरे ही उम्र के लगते हैं, आप 20s के ही हैं, बीच में ही हैं, और आप भी इधर यही पाथ में चल रहे हैं। और एक मित्रवत गुरु जैसा कि माहौल कैसा होगा, वो कैसे कर सकते हैं हम, ये मैं आपके साथ सीखना चाह रहा था। क्योंकि जैसे आप त्रिवेदी जी के साथ दिखाते हो या आप पोस्ट करते हो, एक आप रिस्पेक्ट है आपका उनके ऊपर, एक होता ना, डिवोशन बोल लो या कुछ। और मेरे को ये थोड़ा थोड़ा ना, क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ करता गया, मतलब 25 साल का हूँ, तो अभी तक जो भी सीखा हूँ जो अकेला ही, कोई है नहीं। अब ऐसे वीडियो देखकर सीख गया बोलूँ तो वीडियो तो जो भी देख लेता है, मतलब अब उसको बोल नहीं सकते। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे लिए। हाँ, तो और मतलब हाँ, इसको समझने के लिए हमें पहले मतलब ये एक मल्टीवर्स का रूल है। ये मल्टीवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें समझना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। मल्टीवर्स का रूल ये है कि भाई हम जैसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हम अलग अलग बीइंग्स हैं। तो बहुत सारे बीइंग्स हैं यूनिवर्स के अंदर या मल्टीवर्स के अंदर।
अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हर एक बीइंग का लेवल अलग अलग है। ऐसा नहीं है सब बीइंग सेम लेवल पर नहीं है। नहीं है। हर एक बीइंग का जो लेवल है वो अलग अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्लियरली एग्जैक्टली। समझना पड़ेगा। तो जब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हमारा स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है, या तो हमसे कम है या हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो जब हमें समझ में आ जाता है कि भाई हम हमारा स्तर अलग अलग है, तब अब प्रश्न आता है कि भाई अच्छा, फिर अगर सबका स्तर अलग अलग है तो जब हम डील करने जाएंगे अपने से कम स्तर वाले के साथ और अपने से ज्यादा स्तर वाले के साथ, तो कैसे डील करेंगे? तो वो जो डील करने का बिहेवियर है, वो मतलब कैसे हम डील करेंगे, वो एक मल्टीवर्स का बहुत तगड़ा मतलब नियम है, बेसिक नियम है कि जब आप अपने से हायर के साथ डील करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस दिया है, गुरुदेव पीटी ने जो उसका प्रोसेस दिया है, जो मल्टीवर्सल एक लॉ है, वो क्या है? पीबीएस। यानी कि सबसे पहले हमें उसकी प्रेज करनी है, उसे बो करना है और उसे सर्व करना है अपने अपने से हायर को। ये मतलब ये मल्टीवर्स का नियम है। तो ये डील करने के हाउ टू बिहेव ये हमें सीखना पड़ेगा, हमें कैसे बिहेव करना है। ये ये एक मतलब सही बात है। डील करने का एक तरीका, मतलब ये हमें सच समझना पड़ेगा सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम्म। और ये क्योंकि ये जो मल्टी और ये मल्टीवर्स, ये तो बात की, ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे कि जो बेसिक बंदा है अभी नेपाल इंडिया में रह रहा है, वो जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अभी जो बाबा है, आप भी बहुत धज्जियां उड़ाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को एक बंदा इंडिया में, आपने तो उड़ाते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो अभी अभी आपने किसका था वो, दाढ़ी वाला, वो मोटा मोटा, वो सखा भी अच्छा उड़ा रहे थे उसका। हाँ, उसका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जो फैन फॉलोइंग हो गई ना, जो जो असल में स्पिरिचुअलिटी है नहीं, पर स्यूडो स्पिरिचुअलिटी फैला रहे हैं। जैसे कि मेरी एक दोस्त है, वो यूएन में और एक साइकोलॉजी करती है, और वो एक फीमेल है भाई। और मैं आपको ये भी, एक फीमेल का धर्म और पुरुष का धर्म थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट होगा, किसी ना किसी वजह से। वो फिजिकल बाउंड्री तो होगी या मेंटल बाउंड्री होगी, जिसकी वजह से हम पुरुष हैं और वो स्त्री है, राइट। तो उनका स्वभाव और हमारा स्वभाव थोड़ा तो डिफरेंट होगा ना, कुछ कुछ बातें होंगी जो पुरुष कर सकते हैं या पुरुष किया तो वो उसको लाभ होगा, अगर स्त्रियां कर गई तो वो बेलाभ होगी। तो ये जो एजुकेशन है, जो स्त्रियां अभी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, तो इसको कैसे समझाएं आप? अगर वुमेन को समझाना हो, आज की वुमेन को समझाना होगा आपको कि देख, ये पुरुष के लिए है और ये स्त्री के लिए है। कोई जैसे कि ध्यान पद्धति बोल लो, या कोई समर्पण की कुछ बातें बोल लो, या लॉजिकल बातें बोल लो, ये आप कैसे कहोगे? हाँ अगर तो किसी जब वुमेन वुमेन एक कैटेगरी को बताना पड़े कि भाई इसके कारण हम मेल ये साधना करते हैं, ये नहीं करती वुमेन, ये करेंगे नहीं, हो ये होगा ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या है, कि जब भी आपको जैसे देखो, इसमें आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम सभी बीइंग्स हैं, मेल और फीमेल होने से पहले हम सभी बीइंग्स हैं, ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि जब दो बीइंग आपस में डील करते हैं, चाहे वो मेल मेल डील करें, वुमेन वुमेन डील करे या मैन वुमेन डील करे, जब दो बीइंग्स आपस में डील करते हैं, तो वो कैसे डील करते हैं, जो उसका बेसिस है वो है कॉमन ग्राउंड्स के बेसिस पे डील करते हैं। जैसे मैं हूं, मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, या मैं एक एज एन इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हो एज एन इंडिविजुअल। अब हम आपस में डील कर रहे हैं तो हमारा कॉमन ग्राउंड है चट्टोगोला, यस। जिसमें हम और आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग बेसिक मतलब वो रखते हैं, हाँ भाई इस पे आप भी एग्री कर रहे हो, इस पे मैं भी एग्री कर रहा हूँ। हाँ। तो जब भी हमें किसी भी दूसरे इंडिविजुअल से डील करना है, तो उससे सबसे पहले हमें कॉमन ग्राउंड सेट करना पड़ेगा, जिसपे हम और वो दोनों सहमति रखते हो। ओके। ये बेसिक एक पॉइंट है। तो जब आपने बात करा कि भाई वुमेन के साथ हम मतलब कैसे स्पिरिचुअलिटी की बात है या उसके लिए क्या पद्धति है, इस प्रकार से हम जब डिस्कस करें, हाँ। तो हमें हमें वही डीलिंग, हमें वही चीजें बतानी है जो उसके लिए भी वर्क कर रहे हैं और हमारे लिए वर्क कर रही हैं। यानी कि एज एन बीइंग, जो मेल के लिए भी वर्क करती है और फीमेल के लिए भी वर्क करती है, वो सर्वोत्तम है। अब ये जो मल्टीवर्स के जो लॉज हैं,
ये सबके लिए वर्क करते हैं, सबके ऊपर सिमिलर सेम फैशन में वर्क करते हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे एडल्ट हो, सबके ऊपर एक प्रकार से वर्क करते हैं मल्टीवर्स के नियम। तो अगर हम ये मल्टीवर्स के नियम की हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि वो सबके ऊपर एक प्रकार से लागू करते हैं। अगर उसे जो भी फॉलो करेगा, चाहे वुमेन फॉलो करेगी, चाहे मैन फॉलो करेगा, वो सभी को इवॉल्व करेगा। मतलब उससे मैन भी इवॉल्व होगा, वुमेन भी इवॉल्व होगी, हर कोई इवॉल्व होगा जब वो मल्टीवर्स के लॉज को फॉलो करेगा। एग्जैक्टली। तो ये जो मल्टीवर्स का लॉ है, ये सबके लिए कॉमन ग्राउंड है। मतलब ये हर व्यक्ति के लिए कॉमन ग्राउंड है, जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर है। क्योंकि हम डील करने जाएंगे तो उन्हीं के साथ डील कर सकते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे प्लेन टी अर्थ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अब मल्टीवर्स के लॉ सभी के ऊपर लग रहे हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा सभी से कर सकते हैं, और ये सबके ऊपर सिमिलरली, मतलब ऑन सेम लेवल अप्लाई होते हैं। ये है। तो मतलब सबसे पहले हमें पता करना है कि मल्टीवर्स के नियम क्या है, तो ये बेसिक नेसेसिटी है। ये मतलब उसी से हमारा इवोल्यूशन संभव है, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम हैं उसी का अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो पहले बेसिकली अगर मैं बोलूं कि अगर मैं समराइज कर लूं, तो आप बोलना चाहते कि एक छोटा सा नेचुरल लॉज है, जैसे कि रिक्वायरमेंट जैसा, एक इंस्ट्रूमेंट जैसा, बोल लो इंस्ट्रक्शन जैसा, हमें हाँ अपनी मतलब लॉ, आप यूनिवर्सल लॉ पता टेक्सास के चलनी अंदर पड़ेगी। हैं, आपको बताता हूँ, जैसे आप टेक्सास के अंदर हैं, तो वहां के कुछ नियम होंगे ना जो आप सभी सिटीजन्स को फॉलो करने हैं। यस 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 हाँ, तो ऐसे हर एक कंट्री के अपने अपने नियम होते हैं यस जिनको फॉलो करना कंपलसरी है। यस। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा आपके साथ, मतलब कुछ भी कंसिक्वेंस हो सकता है। ओह या। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई सबसे पहले आप मतलब किसी देश के अंदर हैं, सबसे पहले आप टेक्सास के अंदर हैं, या सबसे पहले आप मतलब इस प्लेन टी के अंदर हैं। मतलब सबसे पहले तो आप प्लेन टी के अंदर है ना, इस यस स्ट्रक्चर के अंदर है। उसके बाद आपने डिवाइड करा के उसे कंट्रीज में डिवाइड करा बाद में। यस। तो इसलिए सबसे पहले जो लॉ किसके इंपॉर्टेंट हुए, इस स्ट्रक्चर के या फिर किसी देश के? तो सबसे स्ट्रक्चर पहले के बेसिक लॉ इंपॉर्टेंट हुआ ना। हाँ, उसके लॉ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानने। क्योंकि अगर आप जैसे किसी कंट्री के लॉज फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा जेल में ठूस देंगे, वो इस प्रकार का कॉन्सिक्वेंस होगा। लेकिन अगर आप मल्टीवर्स के लॉज फॉलो नहीं करोगे तो आपका मतलब, जैसे आप जानते हैं कि भाई मल्टीवर्स के हाथ में क्या है, मल्टीवर्स के हाथ में मतलब आपकी प्रेजेंट लाइफ है, पास्ट लाइफ है और नेक्स्ट लाइफ भी है। यस। तो जबकि कंट्री के हाथ में क्या है, आपकी सिर्फ प्रेजेंट लाइफ मैक्सिमम हो सकती है। तो मतलब वो अगर आप उनको उन लॉज को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी मतलब प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज फ्यूचर लाइफ भी, मतलब उनके साथ भी क्या कंसिक्वेंस होगा आपको नहीं पता। रिपल इफेक्ट हो जाएगा फिर। हाँ, तो उसके लिए जो मल्टीवर्स के लॉज हैं उनको समझना और फॉलो करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी दूसरी प्राथमिकता मतलब कंट्री के लॉ फॉलो करो मत करो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको अगर आपके पास कोई प्रकार तरीका है उनको बाईपास करने का तो कर सकते हो, उनसे कुछ उसका कोई मतलब इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू इट्स आर ओके। सेफ। इट्स ओके। इट्स ओके। ठीक है, तो तो ये है। तो जैसे कि हम अभी इतने बात हो गई, अगर आपकी वो हो गई, फिर भी हमारी जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, या बोलो या फ्लैट अर्थ थ्योरी, अभी तो थ्योरी है, अभी तो ये लोग रियलिटी मानने को रेडी नहीं, कोई भी रेडी नहीं। तो हम या आप ऐसी क्या और चीजें कर सकते हैं जो ये एक आइडिया को फ्लोरिश कर सके? क्योंकि मेरे को ये तो मालूम है कि कोई भी बंदा सीधे फ्लैट अर्थ पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको ये मैट्रिक्स ने इतना घेरा हुआ है, लाइक छोटे से ही पापा मामा सीधे स्कूल भेज देते हैं, किंडरगार्टन से सैटर्न और यूरेनस का बॉल थमाया जाता है ग्लोब का, और डिज्नी और सब मूवीजों में तो आप पता ही है 3D इमेजिंग। तो हम अगली जनरेशन को क्या कैसे हेल्प करें इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए? हम्म। तो सबसे पहले तो मतलब हमें सबसे पहले तो खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, पहला स्टेप। सबसे पहले हमें अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, खुद 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 को डिसिप्लिन रख के खुद को जो है मतलब
मल्टीवर्स के लॉस फॉलो करते हुए खुद को डिसिप्लिन रख के ये सब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, ये तो हमेशा करते रहना है। उसके बाद जो जो हमें रियलिटी समझ में आती जा रही है, सिर्फ वही, मतलब जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ वही हमें अपने मुंह से बोल के दूसरे को बताना है। तो जो भी रियलिटी हमें समझ में आई है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, जिस भी लेवल पर हम हैं, हमें अपना स्वयं का स्तर पता करके सिर्फ उतना ही बातें बतानी है आगे लोगों को, मतलब उससे ज्यादा नहीं बताना। कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी कि जितना हमें नहीं पता उससे ज्यादा हम बता रहे हैं, मतलब हम खुद कंफ्यूजन में उस संबंध में और दूसरे को बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना हमें कभी भी। तो जितना, मतलब जैसे हमें जो भी चीज समझ में आ चुकी है, जैसे बहुत लोगों को ये समझ में आ चुका है कि भाई ये सूजन ठुकवाना बेकार की चीज है, अब उनको फ्लैट अर्थ के बारे में नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पता कर लो, मतलब बैकग्राउंड में पता करते रहो, जितना आपको समझ में आ गया उतना लोगों को बताओ। अब किन्हीं लोगों को सब ये भी समझ में आ चुका है कि सूजा भी बेकार है, और उन्हें ये भी पता लग चुका है अर्थ फ्लैट है, लेकिन उन्हें आगे की कहानी नहीं पता कि मल्टीवर्स के क्या लॉज है, हमें करना क्या है। कि मतलब हमें ये तो पता लग गया कि ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ग्लोब नहीं है, ये साइंस फेक होती है, रियल साइंस अलग होती है, फेक साइंस अलग होती है, ये सारी चीजें हमें पता लग गई। जो हमें पता लग गया, जितना हमें पता लग चुका है उतना हमें बताना आगे, जब मतलब, और उसके बाद खुद को इवॉल्व करते ही रहना है, खुद मतलब क्या करना है इस पे फोकस करना है। फिर मतलब ये पता लग गया गलत क्या है, तो फिर करना क्या है, सही भी तो होगा कुछ जो हमें करना है, उसके बारे में पता करना है। और जब वो पता लग जाए, उसे फॉलो करते बहुत समय हो जाए, उसी के बाद उस संबंध में ज्ञान देना है। यानी कि ज्ञान सिर्फ हमें उतना ही देना है जो हमें एग्जैक्टली 100% क्लियर है, उससे ज्यादा का ज्ञान नहीं देना, ये है। क्योंकि उससे ज्यादा का हम ज्ञान देंगे तो हम खुद कंफ्यूज स्टेट में जब ज्ञान देंगे तो बाकियों को भी कंफ्यूज करेंगे। तो बेसिक मतलब पॉइंट है। हाँ, आपने चंद्रलोक और सूर्यलोक के बारे में मालूम है, मतलब सुना है, मतलब आपके में कुछ है उसके मालूम, उसके बारे में? चंद्रलोक और सूर्यलोक जैसे हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, वेदों में और बहुत सारे में। एक रीजन में ये पूछने का क्या था कि नेपाल का फ्लैग ओनली फ्लैग है जो रेक्टेंगुलर है, 2 साइड का, और सूर्य चंद्र दोनों है। और अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम बिफोर नेपाल एज अ कंट्री बॉर्न हुआ, उसके आगे देखें तो एक सिंबल का है ये। पशुपतिनाथ में अगर आप आज भी जाएं तो वो बाबा या बोलो साधु क्या बोलते हैं कि यहाँ 2 मूल के लोग रहते हैं, एक सूर्य लोक से आए, एक चंद्र लोक से आए। जो सूर्यवंशी से, जो हमारे राम थे, रामचंद्र, वो सूर्यवंशी थे, तो उनके ब्लड लाइन उधर फ्लोरिश हुआ। और हमारी एक ब्लड लाइन है, चंद्रवंशी ब्लड लाइन है, चंद्र लिखते हैं कोई कोई बीच में। तो आपको ये थ्योरी लगता है कि ये मे बी इट्स पॉसिबल? आपको ये अब तक की जो आपकी नॉलेज है या प्रेजेंस है, आपको ये क्या लगता है? तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि भाई जब भी किसी भी स्पिरिट का बर्थ होता है इस प्लेन के अंदर, यानी कि कोई भी स्पिरिट आई, उसने ह्यूमन शरीर ग्रहण किया इस प्लेन के अंदर, तो जिस इंस्टेंट पे उसका बर्थ हुआ, अब उस इंस्टेंट को डिफाइन करने का भी एक तरीका है, लेकिन जब वो जिस इंस्टेंट पे वो आई, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन में, तो उस इंस्टेंट पे हमारे स्काई का एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है प्लेनेट। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है, यानी कि जैसे जैसे हमें पता करना है कि भाई उस इंस्टेंट पे ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा प्लेनेट है, मतलब जब उसका बर्थ हुआ है उस समय ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा प्लेनेट और कौन सा साइन, कौन सा कॉन्स्टलेशन राइज कर रहा था। तो वो क्या है, उसका एक्सटेंडेंट हो जाता है एक प्रकार से। तो जब भी आपने बोला कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, मेरे अनुसार जो मुझे मतलब समझ है उसके अनुसार वो ऐसा है कि भाई वो जो स्पिरिट आई है उसके बर्थ के समय पे वो जो मतलब ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा प्लेनेट था, कौन सा प्लेनेट राइज कर रहा था। तो अगर वो सन राइज कर रहा था तो हम बोलते हैं सूर्यवंशी। मून ओके राइज ओके, कर नाउ रहा इट तो मेक्स हम सेंस। बोलते हैं या चंद्र। या या सो आप हाँ, बोलना चाहते हो कि अगर अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बोल सकते हैं ना, जिस वो स्पिरिट आई, मतलब उसकी जो ओरिजिनल डाटा थी वो सूर्य की थी, और इधर की जो ओरिजिनल थी वो चांद की थी, मतलब डाटा, अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो डीएनए हाँ, बोलो या कुछ इसेंशियल वो कोडिंग। मतलब बेसिकली वो ऐसा है कि वो स्पिरिट मतलब
कौन से मतलब जैसे ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा साइन राइज कर रहा था, तो मतलब उससे हम पता करते हैं कि उसके मतलब चार्ट के अंदर और उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, और उसका प्रेजेंट लाइफ में मतलब कौन सा साइन, मतलब सूर्य का सन साइन इट मेक होगा या सेंस नाउ, कैसे। वो क्योंकि वो एक काइंड लाइक ब्लूप्रिंट हो गई उसकी। राइट 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 हाँ राइट। हाँ हाँ। इसमें एक प्रश्न फिर से ऐड करता हूँ, वही यही चांद और सूरज के ये कॉन्स्टलेशन में ही। तो एक बार मैं वो क्या बोलते हैं उसको, बर्ड चार्ट में इतना विश्वास नहीं करता था, मैं इतना ट्रस्ट नहीं करता था। पर एक बार जब ये रिसेंट का बात है, एक एस्ट्रोलॉजर जो सखा बोलते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उनके साथ मैंने भी दिखाई। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम शिव के डायमेंशन में चल सकते हो। मेरे को मतलब मैंने एक रफली पूछ लिया था जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा था तू शिव के डायमेंशन से चलेगा, मतलब अगर तू सक्सेस होगा तो शिव के डायमेंशन में चलेगा। मेरे को वो प्रिसाइज समझा नहीं मैंने, थोड़ा प्रिसाइज शिव का डायमेंशन का मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बोला था जब सभी चीज खत्म हो जाएगी तो सब शिव का डायमेंशन शुरू हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है, जो शिव का डायमेंशन बोला जाता है या शून्यता बोला जाता है, कुछ इसके बारे में आपको पता है? तो इसमें ऐसा है कि मतलब जितने भी हमारी वैदिक डेटीज हैं, हम्म जैसे शिव का कंसेप्ट है, उसमें मतलब हमारे वैदिक डेटीज जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी हम्म जो है, वो हम्म बोला जाता है कि मतलब बोला गया जाता है यही रियलिटी है। मतलब जैसे ब्रह्मा जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स के, हम्म और विष्णु जो है वो पालन करते हैं, और शिव है डिस्ट्रॉयर, ये हम्म सबको पता है। अब अगेन उसमें भी मतलब हर एक एज इंडिविजुअल, मतलब उनके इन तीनों में से भी अलग अलग वो हैं, स्वरूप हैं। जैसे शिव के भी खाली शिव स्वरूप नहीं है, उनके भी बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं। हम्म जैसे उनका बहुत ही एंग्री फेज है, उसे आप बोलते हैं रुद्र। हम्म और उनका जो एक डांस वाला फेज है, या फिर मतलब जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं, तांडव फिर तांडव नटराज, वो मेरे को बहुत पसंद है भाई, मैं वहीं से सीखा हूँ मैंने। वो नटराज नटराज स्वरूप है। हाँ तो इस हाँ। प्रकार से शिव के भी बहुत सारे अलग अलग फेसेस हैं, हम्म अलग अलग स्वरूप हैं, हम्म जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। हम्म ठीक है। तो मतलब ये जो ऑल दो मतलब शिव का काम डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉयर है, लेकिन डिस्ट्रॉय में भी अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रॉय, मतलब अलग अलग चीजों को डिस्ट्रॉय करना, अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रॉय करना, उसमें अलग अलग फेजेस है। ओके। ठीक है। तो उस पर हमें थोड़ा मतलब अटेंशन, मतलब वो प्राइमरी चीज नहीं है वो, मतलब बात की चीज है, लेकिन वो मतलब मैंने एज एन इंट्रोडक्शन ये सब बता दिया। हाँ हाँ, नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एज मैं बंदा थोड़ा तार्किक हूँ, मैं लेफ्टी हूँ, बाय बर्थ में लेफ्टी हूँ। तो मेरे को 90% मेरे जो आगे अगल बगल के हैं उनको मैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं कुछ बात कर लूँ कि भाई चांद उधर है, तो वो बोलते कहाँ यार तू पागल बना रहा है। मेरा लाइफ अभी ये है कि अगर किसी को मैं बोल लूँ कि भाई ये है, तो मामला सब निकल जाएंगे मेरे से। और जो हम्म मेरे को पता चली है वो मैं ही खुद समझ में नहीं पा रहा हूँ कि ये है क्या। मतलब शिव की डायमेंशन आपने बोली कि बहुत सारी डायमेंशन होते हैं शिव के अंदर भी, जैसे कि रुद्र हम्म बोलो, तांडव बोलो, और कहीं भी होंगे शायद, मेरी अच्छी से वो नहीं की। हम्म। तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी आप बताना चाहते हो, शिव की क्वालिटी का बात कर रहे हो ना? हाँ रुद्र हाँ। एक क्वालिटी हो गई। मतलब हमें जैसे किसी के बारे में पता करना है, तो उनकी क्वालिटीज हमें पता करनी पड़ेंगी कि उन डेटीज की क्या क्वालिटीज है, हम्म। के ऊपर अपना टेंशन देना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके। तो आपको आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे हुई? मतलब स्पॉन्टेनियसली हुई थी या अपनी एक जिज्ञासा से आप इधर ये डायमेंशन में चले? तो पहली चीज तो ये है कि भाई मतलब ऐसा अवेकनिंग, मेरे हिसाब से अवेकनिंग जो वर्ड है ना, अवेकनिंग, उसे हाँ। आपको ऐसा देखना चाहिए, अवेकनिंग यानी कि अनदर वेकनिंग, हम्म अनदर वेक। हम्म अनदर वेक का मतलब आपको पहली चीजें पता थी, बस दोबारा से आप जग गए। हम्म तो हमारे जो बेसिकली हमारी जो स्पिरिट की एक जर्नी चली आ रही है मिलियंस ऑफ ईयर्स से, यस। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तो मतलब नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए हमेशा से। रूपांतरण हो रहा है इधर, मतलब ये बोल हाँ लो, तो वो टाइम जर्नी, टाइम को निकाल लो जर्नी उधर। हाँ, वो टाइमलेस जर्नी है, बेसिकली हाँ। वो टाइमलेस जर्नी है, जो कि सदा से चली आ रही है और सदा चलती रहेगी आगे तक। हम्म
जिस टाइमलेस जर्नी में स्पिरिट जो है अलग अलग शरीर धारण करती जा रही है, उस स्पिरिट ने इस पर्टिकुलर जन्म में ये वाला शरीर धारण करा, उससे पहले पता नहीं कितने शरीर धारण करी थे, मतलब हमेशा से टाइमलेस है वो, तो आगे भी हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो टाइमलेस ही रहेगा। हाँ तो ये मतलब आपने इस सही प्रकार से मतलब, हाँ तो इस प्रकार से ऐसा नहीं बोल सकते अवेकनिंग, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते अचानक से हमें पता लग गया। वो ऐसा होता है कि हमारा मतलब पास्ट में हमने जो भी हमारी यात्रा रही है उसके बेसिस पे हमारा प्रेजेंट फ्यूचर का वो एक अवेक हो गया, आप हम देख सकते हैं। प्रोजेक्ट होता है, मतलब हाँ हाँ प्रेजेंट सर्कमस्टेंस हमें जनरेट होते हैं, और प्रेजेंट के जो हमारे कर्म होते हैं उनके आधार पर फ्यूचर जनरेट होता है। तो प्रेजेंट में हमारा जो भी सर्कमस्टेंसेज या हमारी जो भी चीजें हैं वो सब पास्ट एक्शंस की वजह से वो दर्शाता है। फ्यूचर हमारा डिपेंड करता है प्रेजेंट पे, तो ऐसा चलता रहता है, ये ऐसा चलता है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरी एक बैकअप है, मतलब बहुत मतलब कर्मों का पूरा एक पिटारा है जो सदा से चलता आ रहा है, और वो मतलब थोड़ा लेफ्ट ओवर भी है, उसे हम पूरा भोग लेंगे, फिर आगे जनरेट हो जाएंगे न्यू कर्म, मतलब वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। वो होता चला जाएगा, वो रिपल हाँ इफेक्ट जैसा। हाँ, वो मतलब जब मतलब अब इसमें भी जैसे बहुत सारे स्तर हैं कि जैसे कि मान के चलो हम इस प्लेन ऑफ इस पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में हैं, तो अगर हम मतलब ज्यादा इवॉल्व नहीं करते हैं तो बार बार इसी में बर्थ लेते रहेंगे, यानी कि बार बार इसी में जो है हमारा जो है शरीर धारण करते रहेंगे इसी मैट्रिक्स में। तो अगर हम इवॉल्व कर जाते हैं तो मतलब हम किसी ऐसे प्लेन में जा सकते हैं जहाँ पे जो है इतनी ज्यादा जहाँ डिसीजेज नहीं है, जहाँ पे मतलब ये सब इनसिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि इस प्लेन के अंदर तो बहुत सारे डिसीजेज हैं, ओल्ड एज है, यहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, मतलब यहाँ टेंशन बहुत है, भर भर के टेंशन है, सोसाइटी का दबाव, हाँ, खुद का इतना इधर तो पैसा कमाने बहुत की सारे इधर के परेशानी। रूल है ना, मतलब सोसाइटिकल मैट्रिक्स। हाँ तो ये जो पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसमें मतलब मुझे लगता है अगर आप अपना पास्ट याद करें, या कोई भी व्यक्ति अपना पास्ट याद करे और देखे उसने कितने कष्ट झेले हैं शुरू से लेके अब तक, तो मतलब उसे वो नहीं नहीं, चाहेगा कि वो दोबारा वो 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 बंदा स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि आप खुद याद करिए, मतलब ऐसे सबके साथ हुआ है कि वो व्यक्ति रोता है बैठ बैठ के, दिन भर हाँ, रोता है, रात भर रोता है, तो भी वो उसको मेरे को समझ एक में बार नहीं हो आता चुका है करना भाई, क्या। वो मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, भाई वो ऐसा भी सबके होता साथ है कि होता ये है। मेरा इमेजिनेशन है, मतलब। हाँ, वो सबके साथ होता है, और दूसरी बात है कि वो एक दो दिन की चीज नहीं होती, वो सालों तक चलता है। हाँ, 5-6 साल के बाद थोड़ा मन हल्का हो जाता है, तो फिर हाँ भाई, ओके ठीक है। 5-6 साल के साथ आप टर्म्स क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो अब मैं हाथी को जेल में बंद कर दिया, चलो जेल में घुस रहता हूँ, क्या करूँ। तो वो ऐसा होता है, ऐसी तो वो सिचुएशन बनता है। होती है, ऐसी एक और सिचुएशन। है, आपने एक बार एक टाइम की वो सीक्वेंस के बारे में बात की थी, जैसे कि 111, 222 और शुक्र के ग्रह और बृहस्पति की कुछ वीडियो देखे थे मैं, उधर कमेंट किया था, पर आपने वो देखा नहीं होगा शायद। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे लोग, ये मैं ही नहीं बोलता, अगर हम टाइम देखें ना, तो एक एक एक, या दो दो दो, या तीन तीन तीन, या सात सात सात, अगर कभी ड्राइव कर रहे हो कार पे, तो अगर आपकी जो आंख पड़ गई कॉन्शियसनेस, जैसे कि कहीं नंबर पे देखो, तो फर्स्ट नंबर होंगे 666 777। समझ रहे हो ना? और वो एक चलो बार नहीं, अभी, हाँ अभी क्या मैं सीक्वेंस। अब बैटरी थोड़ी कम रह गई है, इसको हम ओके कभी और कंटिन्यू करते हैं, आज इतने रखते हैं ना। ओके, कोई बात नहीं भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वीडियो चैट, प्रणाम फिर से। ठीक है, तो इसका मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है, ओके।